हेलो जय हिंद साथियों, मैं सौरभ कुमार सौरभ स्टडी सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स का शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं और वैसा चैप्टर शुरुआत करने के लिए आज हम इस वीडियो में जा रहे हैं जिसको क्लास 10th के विद्यार्थी काफ़ी हार्ड मान करके बैठ जाते हैं। हम उस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री, जो आपको क्लास 10th में तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही। आप अगर यहाँ से क्लास 11th में जाइएगा, फिर 11th से 12th में जाइएगा, तो वहाँ पर भी आपके लिए यह चैप्टर काफ़ी ज़्यादा रामबाण साबित होने वाला है। तो 10th के साथ साथ 11th और 12th के लिए भी आपको इस चैनल के माध्यम से तैयारी करवाया जाता है। आगे का क्या प्रोसेस होना चाहिए, इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण डायरेक्शन दिया जाता है। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण बातें करने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। आखिरकार त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति का जनक कौन है, और संपूर्ण फॉर्मूला के बारे में बात करने वाले हैं। और कॉन्सेप्ट में आपको कोई कमी ही नहीं किया जाएगा। प्रत्येक कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल से चर्चा किया जाएगा। कॉन्सेप्ट में आपको किसी भी प्रकार का कसौटी यहाँ पर नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का कमी आपको नहीं करवाया जाएगा। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए शून्य से लेकर के शिखर तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो सबसे पहले आपको हम समझा दें कि चैप्टर का नाम है, यह जो अध्याय है हमारा, यह अध्याय 8 के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम अध्याय 8 के बारे में बात करने वाले हैं और पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। चैप्टर को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। अगर इसको अंग्रेजी में कहे तो इसको हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। चैप्टर का नाम है यहाँ पर त्रिकोणमिति, अंग्रेजी में इसी को कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्री। तो आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम समझा दूं कि थोड़ा बहुत त्रिकोणमिति के बारे में समझ लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्री जो होता है, यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री, इसको 3 प्रकार से खंडित किया गया है। अगर ट्रिगोनोमेट्री का हम यहाँ पर टुकड़ा करेंगे तो यहाँ पर 3 प्रकार का खंडन निकलेगा। यहाँ पर सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का जब ये हम खंडन करेंगे तो पहला निकलेगा ट्री, दूसरा का जो अर्थ होता है यहाँ पर गोनो, और तीसरा निकलता है मेट्रोन। तीसरा होता है मेट्रोन। आपको अगर हम समझाने का प्रयास करें कि ट्री का मतलब क्या होता है, गोनो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मेट्रोन का मतलब क्या होता है। ट्री का मतलब जो होता है, अगर ट्री का हिंदी अर्थ के बारे में अगर बात करें, ट्री को हिंदी में क्या कहेंगे, तो ट्री का जो हिंदी अर्थ होता है वो 3। गोनो का जो अर्थ होता है, या कहीं कहीं पर इसी को गोनिया लिखा होता है, अनेक सारे बुक में आपको देखने को मिलेगा गोनिया या गोनो, बात बराबर है यहाँ पर। तो गोनो का जो अर्थ होता है आपको समझ करके रखना है कोड, और मेट्रोन का अर्थ होता है मेजर यानी कि मापन। इसको आपको समझ करके रखना है कि इसका जो अर्थ होता है मापन होता है। तो त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है इसके बारे में आपको समझ के रखना है कि 3 कोणों का जो मापन ही होता है वही कहलाता है त्रिकोणमिति। अब 3 कोण का मापन किसके अंतर्गत होता है, तो आप इतना बेवकूफ भी नहीं होइएगा कि आपको यह भी मालूम नहीं होगा कि 3 कोणों का मापन क्या होता है। तो 3 कोणों का मापन, 3 कोण के बारे में किस में पढ़ते हैं हम लोग, तो ट्रायंगल में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिभुज। तो आसानी से हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुजों का अध्ययन किया जाता है। अब त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है इसके बारे में भी आपको जानकारी रहना ही चाहिए। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसके बारे में समझ लीजिए कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है 3 कोणों का मापन। 3 कोणों का मापन। तो 3 कोणों का जो मापन होता है वही होता है त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ। यह बात आपको समझ करके रखना है। आगे अगर हम बात करें त्रिकोणमिति के बारे में, अगर आगे हम बात करें
तो सबसे पहले आपको यह बात तो ध्यान में रखना ही है कि तीन कोणों का मापन त्रिकोणमिति कहलाता है। अब तीन कोण के बारे में हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो तीन कोण कहां पर होता है, तो त्रिभुज में होता है। कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज आपको पता होगा, त्रिभुज के अगर बारे में बात करें, त्रिभुज यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रायंगल, त्रिभुज के बारे में अगर बात करें तीन कोण कहां पर होता है, तो त्रिभुज में ही होता है। अब त्रिभुज के अगर बारे में बात करें तो तीन भुजाओं से घिरे हुए आकृति को ही हम लोग त्रिभुज कहते हैं। और यह त्रिभुज जो होता है तीन प्रकार का होता है, और त्रिभुज को भी दो आधारों पर बांटा गया है, एक भुजा के आधार पर बांटा गया और दूसरा कोण के आधार पर बांटा गया है। और इसके अंतर्गत जो है त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या बताया गया है कि तीन कोणों का मापन। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है समकोण, और दूसरा होता है अधिक कोण, और तीसरा जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण। तो तीनों त्रिभुज में से जो है किस त्रिभुज के बारे में इस पूरे अध्याय में चर्चा करने वाले हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी रहना चाहिए। तो इस पूरे अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे ओनली वन समकोण त्रिभुज के बारे में। इस पूरे अध्याय में चर्चा करने वाले हम लोग ओनली वन समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज के बारे में जो है आपको संपूर्ण इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, तो वीडियो को कटिएगा नहीं और आगे जो है इसी प्रकार से देखते रहिए। तो चलिए अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज को समझने से पहले आपको एक और बात समझ के रखना है। सबसे पहला पॉइंट आपको समझ के रखना है कि अगर त्रिकोणमिति के जनक के अगर बारे में बात करें, यानी फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति का जनक कौन है, त्रिकोणमिति का पिता कौन है, तो सबसे पहले अगर बात करें, अगर भारत में बात हो कि भारत में त्रिकोणमिति का जनक कौन है, तो आपको बताना है कि आर्यभट्ट जी। भारत में त्रिकोणमिति का जनक जो है आर्यभट्ट को माना जाता है। अगर पूरे विश्व स्तर पर अगर बात करें, पूरे वर्ल्ड लेवल पर बात करें, तो उसमें त्रिकोणमिति का जनक यानी कि फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो माना जाता है, वह माना जाता है पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें यानी विश्व स्तर पर, तो पूरे विश्व में त्रिकोणमिति का जो जनक है वह हिप्पार्कस को माना जाता है, हिप्पार्कस। तो आपको यह भी बात ध्यान में रखना है कि भारत में त्रिकोणमिति का जनक कौन है, तो आर्यभट्ट, और पूरे विश्व भर में त्रिकोणमिति का जनक कौन है, तो आपको याद रखना है हिप्पार्कस। अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। तो सबसे पहले आपको समझना है समकोण त्रिभुज के बारे में कि आखिरकार समकोण त्रिभुज होता क्या है। यह जो है त्रिभुज का साइन होता है, तो त्रिभुज के बारे में बात करने वाले हैं। और यह पूरे अध्याय में जब भी हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे तो उसमें जो है समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। दूसरा त्रिभुज के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, ओनली वन समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए आप कि समकोण त्रिभुज आखिरकार क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। तो लिखेंगे यहां पर जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, जिस त्रिभुज का जो है एक कोण 90 डिग्री का होता है उसी को हम लोग कहते हैं समकोण। यानी जिस त्रिभुज का जो है एक कोण 90 डिग्री का होगा उसी को कहेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज का जो आकृति होता है इस प्रकार से, कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज जो होता है आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रकार से जो है समकोण त्रिभुज होता है, और यहां पर जो है एक कोण उसका जो है 90 डिग्री का होता है। तो त्रिकोणमिति में आपको जो है पढ़ना है ओनली वन समकोण त्रिभुज के बारे में, और समकोण त्रिभुज का एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है। अब समकोण त्रिभुज में आपको समझ करके रखना है कि किस भुजा को हम क्या कहते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी जो है यहाँ पर यही है कि समकोण त्रिभुज में किस भुजा को क्या कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज रहे या किसी भी प्रकार का त्रिभुज रहे, तो त्रिभुज में अगर भुजा की बात करें यानी भुजा की संख्या की अगर बात करें तो भुजा की संख्या होता है, यहाँ पर भुजा भी होता है 3। अगर कोण की बात करें तो कोण भी होता है त्रिभुज में 3। अगर शीर्ष की बात करें तो शीर्ष भी होता है यहाँ पर 3। यानी 3 भुजा, 3 कोण और 3 शीर्ष मिलकर के तब जाकर के एक ट्रायंगल का निर्माण होता है, तब जाकर के एक त्रिभुज का निर्माण होता है। यानी इसको जो है यहाँ पर नुकीली जैसे संरचना है इसको हम लोग कहते हैं शीर्ष। तो पहला शीर्ष हो गया ये, यहाँ पर जो है यह दूसरा शीर्ष हो गया, और ये जो है त्रिभुज का तीसरा शीर्ष हो गया। ये सभी के सभी जो है त्रिभुज का शीर्ष है, और यहाँ पर यह जो है पहला कोण हो गया, और यह जो है दूसरा कोण हो गया, और यह तीसरा कोण 90 डिग्री का है ये है। और यह जो है त्रिभुज का तीनों भुजा है। पहला भुजा यह है,
यह जो है दूसरा भुजा है और यह जो है त्रिभुज का तीसरा भुजा है। तो आपको यह बात भी समझ करके रखना है कि त्रिभुज का जब ये निर्माण होता है यानी ट्रायंगल जब बनता है, तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष मिलकर के तब जाकर के एक ट्रायंगल का निर्माण होता है, तब जाकर के एक त्रिभुज का निर्माण होता है। यह बात को जो है आपको पूरे दिल और दिमाग में ट्रांसफर करके रखना है। अब बात समझते हैं कि समकोण त्रिभुज जो होता है यहां पर इस प्रकार से, जिसका एक भुजा जो है इस प्रकार से लंबवत खड़ा रहता है। आपको इस प्रकार से कहीं ना कहीं समझ करके रखना है कि यहां पर थोड़ा गड़बड़ी हो गया, इस प्रकार से सीधा रहना चाहिए। अब देखिए यहां पर समकोण त्रिभुज रहे चाहे समबाहु त्रिभुज रहे, विषमबाहु त्रिभुज रहे, वो भुजा के आधार पर है, लेकिन यहाँ पर हम कोण के आधार पर बात करने वाले हैं ओनली वन समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज का जो खड़ी भुजा होता है, यहाँ पर जो खड़ा हुआ भुजा है, इस खड़ी भुजा को हम लोग कहते हैं लंब, अंग्रेजी में कहते हैं इसको परपेंडिकुलर। खड़ी भुजा को हम लोग कहते हैं लंब और अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसको जो है कैपिटल पी के द्वारा सूचित किया जाता है। और यहाँ पर जो पड़ा हुआ भुजा है यानी कि जो सोया हुआ भुजा है, तो समकोण त्रिभुज में पड़ी हुई भुजा यानी नीचे में जो पड़ा हुआ है उस पड़ी हुई भुजा को जो है हम लोग कहते हैं आधार, इसको कहते हैं हम लोग आधार। और इसको कहते हैं अंग्रेजी में बेस, जिसको बी से सूचित किया जाए, चाहे कैपिटल बी हो चाहे स्मॉल बी हो। और समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कर्ण। यहाँ पर जो यह सबसे लंबी भुजा आपको दिख रहा है इस प्रकार से, इस सबसे लंबी भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण, और इसको कहते हैं अंग्रेजी में हाइपोटेनियस, जिसको अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहते हैं, और इसको सूचित किया जाता है एच के द्वारा। स्मॉल एच के द्वारा सूचित कीजिए या कैपिटल एच के द्वारा सूचित कीजिए, बतवा यहाँ पर बराबरे है। तो आपको यह भी बात समझ करके रखना है कि समकोण त्रिभुज में खड़ी भुजा को कहते हैं लंब, पड़ी हुई भुजा को कहते हैं आधार, और सबसे लंबी भुजा को कहते हैं कर्ण। बिल्कुल देहाती स्टाइल में आपको याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में पड़ी भुजा को कहते हैं आधार, सबसे खड़ी भुजा को कहते हैं लंब, और सबसे लंबी भुजा को कहते हैं कर्ण। तो इतना बात आपको याद करके रखना है। अब जो है तब गणित के दुनिया में, त्रिकोणमिति के दुनिया में एक गणितज्ञ का एंट्री होता है जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस एगो गणितज्ञ था, एक मैथमेटिशियन था। उन्होंने क्या मत दिया था इसके बारे में अब नेक्स्ट स्लाइड में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अब बात करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। समकोण त्रिभुज जिसका एक भुजा जो है खड़ा होता है, दूसरा भुजा पड़ा होता है, और तीसरा भुजा सबसे लंबा होता है। इसका हम कुछ ना कुछ नाम रख देते हैं, इसके शीर्ष का कुछ ना कुछ नाम रख देते हैं। इसके शीर्ष का नाम रखते हैं हम यहाँ पर ए, इसका नाम रख दिए बी, और यहाँ पर नाम रख दिए सी। आपको भली भांति अभी हम बताएं कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबा भुजा होता है जिसको हम लोग कहते हैं कर्ण, अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनियस, और इसको सूचित किया जाता है एच के द्वारा। और समकोण त्रिभुज में जो पड़ी हुई भुजा होता है यानी निचल का जो फर्श जैसे भुजा होता है उसको हम लोग कहते हैं आधार, और जिसको बी से सूचित किया जाता है यानी बेस। और समकोण त्रिभुज में जो खड़ी भुजा होता है उसको हम लोग कहते हैं लंब, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर, और सूचित किया जाता है पी संकेत के द्वारा। तो यह बात आपको समझ करके रखना है। तो गणित के दुनिया में, मैथमेटिक्स के दुनिया में एक मैथमेटिशियन का एंट्री होता है जिसका नाम है पाइथागोरस। और पाइथागोरस ने एगो प्रमेय दिया, एंट्री होता है यहाँ पर गणित के दुनिया में पाइथागोरस का। और पाइथागोरस ने एगो प्रमेय दिया, अपना एगो थ्योरम दिया, उसी थ्योरम को जो है पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अब आपको समझना है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो पाइथागोरस मैथमेटिशियन जो था, उन्होंने क्या कहा कि समकोण त्रिभुज जो होता है, यह जो समकोण त्रिभुज है उसमें जो कर्ण का वर्ग होता है वह अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वही जो है अपना प्रमेय दिया, वही जो है अपना थ्योरम दिया। उन्होंने बताया कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस ने क्या कहा कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है उसका जो वर्ग होता है, यानी कि कर्ण स्क्वायर का अगर बात करें तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा यानी कि लंब का वर्ग और साथ में आधार के वर्ग के बराबर होता है। यही था पाइथागोरस प्रमेय।
कि कर्ण स्क्वायर बराबर होगा यहाँ पर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। पाइथागोरस ने बताया कि कर्ण का वर्ग समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब इसी फॉर्मूला के माध्यम से आपको जो है 3-4 फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। आपको अगर बेसिक कंसेप्ट की अगर बात करें तो आपको यह बात समझ करके रखना है, बीच में होता है बराबर, अगर बराबर के इस साइड में प्लस रहे तो बराबर के उस साइड जाकर के हो जाता है माइनस, अगर बराबर के इस साइड माइनस रहे तो उस साइड में हो जाता है प्लस, अगर गुना रहे तो उस साइड जाकर के हो जाता है भाग, अगर भाग रहे तो उस साइड में जाकर के हो जाता है गुना। यह लॉजिक आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर हम इस फॉर्मूला के माध्यम से लंब को अगर इस साइड लाएंगे, इससे पहले एक और बात आपको याद रखना है, जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ेगा। देहाती भाषा में ज्यादातर टीचर सब जो है यह कहने का प्रयास करता है कि मार से भूत भागता है और स्क्वायर से जो है रूट भागता है। आपको याद रखना है, मार से भूत भागता है, स्क्वायर से रूट भागता है। यहाँ पर जब ये स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट चढ़ जाएगा। अगर सिर्फ ओनली वन कर्ण के अगर बारे में बात करें तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट के अंदर में लंब स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, जब ये स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटे तो रूट चढ़ेगा। अब आगे फॉर्मूला अगर बात करें तो अगर हम लंब स्क्वायर की अगर बात करते हैं तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओनली वन कर्ण स्क्वायर है, ये है तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण स्क्वायर। अब आपको ध्यान में रखना है कि बराबर के उस साइड में यह जो पार्ट है प्लस में, अगर इस साइड लाएंगे हम तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, यानी माइनस में हो जाएगा आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा यहाँ पर आधार स्क्वायर। अब आपको आगे क्या याद रखना है, इधर भी अगर हम ओनली वन लंब निकालेंगे तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, बोले थे हम यहाँ पर मार से भूत भागता है, स्क्वायर से रूट भागता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इधर स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट चढ़ेगा, तो इधर रूट जो है यहाँ पर चढ़ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर और माइनस में यहाँ पर आधार स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर में। यह बात आपको याद रखना है। तो 4 को फॉर्मूला यहाँ से निकल गया। अब एक और फॉर्मूला अगर हम निकालने का प्रयास करें, अगर हमको आधार स्क्वायर बराबर निकालना होगा तब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आधार स्क्वायर बराबर अगर निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर जैसे का तैसा यहाँ पर है, ये है तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस में है, लंब जो है बराबर के उस साइड में प्लस में है, अगर इस लंब को बराबर के इस साइड में लाएंगे तो यह लंब माइनस में हो जाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस में हो जाएगा यहाँ पर आधार स्क्वायर। यह बात भी आपको याद रखना है। फिर हम यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे, उधर क्या होगा रूट चढ़ जाएगा, और जब ये यहाँ पर हम स्क्वायर हटाएंगे तो ओनली वन अगर आधार का मान निकालेंगे तो आधार बराबर यहाँ पर होगा रूट के अंदर में कर्ण स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा यहाँ पर आधार स्क्वायर। यहाँ पर आधार नहीं होगा, यहाँ पर लंब होना चाहिए, क्योंकि लंब निकाले हैं तो आधार स्क्वायर, अगर आधार निकालेंगे तो यहाँ पर लंब होगा। हाँ, यहाँ पर आपको जो है लंब स्क्वायर याद रखना है, और यहाँ पर भी कर्ण स्क्वायर माइनस में हो जाएगा लंब स्क्वायर। इतना फॉर्मूला जो है, मात्र एक फॉर्मूला के सहारे आप इतना फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसी को अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो कर्ण स्क्वायर जिसको हम लोग कहते हैं एच, यानी एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर ओनली वन एच निकालेंगे तो रूट के अंदर में हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर अगर बी स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर उस साइड प्लस में, तो इस साइड आकर के हो जाएगा माइनस में पी स्क्वायर। अगर ओनली वन बी निकालेंगे, स्क्वायर हटेगा उधर रूट चढ़ेगा, यानी एच स्क्वायर माइनस में फिर हो जाएगा पी स्क्वायर। अगर हमको अगर पी स्क्वायर ही निकालना होगा तो पी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर एच स्क्वायर में से घटा देंगे बी स्क्वायर को। अगर ओनली वन हमको पी बराबर निकालना होगा तो क्या करेंगे, रूट के अंदर में कर देंगे एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये आप अंग्रेजी का पैटर्न भी याद रख सकते हैं और यहाँ पर हिंदी का पैटर्न भी याद रख सकते हैं। तो पाइथागोरस जो अपना प्रमेय दिया था, अपना जो थ्योरम दिया था, वह इसी का थ्योरम है। इस फॉर्मूला के माध्यम से आपको जो है कभी भी आगे हम जब एक्सरसाइज बनाना शुरू करेंगे, प्रश्नावली शुरू करेंगे तो वहां पर जो है आपको काफी ज्यादा जो है इसका यूज होने वाला है। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, कर्ण बराबर रूट के अंदर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और लंब बराबर में रूट के अंदर में कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, आधार बराबर रूट अंदर में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इतना आपको याद रखना है, या नहीं तो डायरेक्ट आप अंग्रेजी में भी रट लीजिए, रटना तो है ही नहीं है, एगो फॉर्मूला याद रखना है, इसी फॉर्मूला के माध्यम से बाद बाकी को निकाल लेना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो है हम आपको
इससे आगे का स्टेप बताते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ के रखना है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में आपको क्या समझ के रखना है? कॉन्सेप्ट नंबर 1 में आपको क्या समझ के रखना है? कुछ कॉन्सेप्ट को समझ करके रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समकोण त्रिभुज में जो खड़ी भुजा होता है उसको कहते हैं लंब, बनी हुई भुजा को कहते हैं आधार, और यहाँ पर जो सबसे लंबी भुजा होता है उसको हम लोग कहते हैं कर्व। हम यहाँ पर बोर्ड पर जो है लिख लिख करके आपको बता रहे हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको जो है शानदार चीजें जो है सीखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसका कुछ ना कुछ नाम रख देते हैं। इसका नाम रख दिए हम ए, इसका नाम रख दिए बी, और इसका नाम रख दिए सी। अब कॉन्सेप्ट नंबर 1 में आपको क्या ध्यान में रखना है कि थीटा के अनुसार जो है यानी कोण के अनुसार लंब और आधार जो है चेंज होते रहता है, लेकिन कर्ण हमेशा उसी स्थान पर नियत रहता है। अगर मान लीजिए कि थीटा यहां पर है यानी कोण यहां पर है यानी कोण सी पर है, तो थीटा के सामने वाला जो भुजा है वो हमेशा होगा लंब। तो यहां पर हो जाएगा यह लंब। अगर मान लीजिए किसी त्रिभुज में त्रिभुज नंबर पहला त्रिभुज की अगर बात करें, थीटा यहां पर कोण सी पर, तो लंब हो जाएगा यहां पर ए बी। अगर हम यहाँ पर दूसरा त्रिभुज में अगर बात करें, इसका भी नाम है, इसका नाम हम रख देते हैं पी और क्यू और साथ में यहाँ पर आर। यहाँ पर भी इसका एक कोण समकोण है, यहाँ पर भी इसका एक कोण समकोण है। अगर मान लीजिए कि थीटा यहाँ पर है यानी कोण यहाँ पर है, तो थीटा के सामने वाला भुजा यानी निचलका वाला भुजा यहाँ पर हो जाएगा लंब, यानी यह जो नीचे वाला भुजा है यह हो जाएगा लंब, यानी थीटा के सामने वाला भुजा जो है हमेशा होता है लंब। यहाँ पर जो लंब होगा यानी परपेंडिकुलर नीचे वाला पार्ट हो जाएगा, यानी थीटा यहाँ तो लंब यहाँ, थीटा यहाँ तो लंब यहाँ, और कर्ण हमेशा नियत रहता है। इतना बात आपको याद रखना है। यह कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अगर इस त्रिभुज में बात करें तो इस त्रिभुज में ए बी जो है, यह ए बी हो जाएगा यहाँ पर लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और यहाँ पर आधार की बात करें तो बीसी जो है यहाँ पर हो जाएगा बेस यानी कि आधार। अगर कर्ण की बात करें तो एसी जो है यहाँ पर भी कर्ण होगा, यानी सबसे लंबी भुजा एसी, यह जो है कर्ण हो जाएगा। अगर इस त्रिभुज की अगर बात करें तो यहाँ पर PQ जो है इस त्रिभुज में आधार हो जाएगा यानी बेस हो जाएगा, और थीटा के सामने वाला निचलका भुजा जो है उसको कहेंगे हम आधार। तो QR यहाँ पर जो है यह हो जाएगा यहाँ पर लंब, थीटा के सामने वाला भुजा जो है उसको कहेंगे हम लंब, तो निचलका पार्ट यहाँ पर हो जाएगा लंब, और वहां पर कर्ण जो है नियत ही ऐसे जैसा का तैसा वैसा ही पड़ा रहेगा। तो PR जो है यहाँ पर हो जाएगा कर्ण। तो यह बात आपको समझ करके रखना है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए विद्यार्थी सब जो है काफी ज्यादा चकरा जाते हैं, और इसी के कारण जो है कुछ कुछ प्रश्न जो है गलत कर बैठते हैं। तो लेकिन आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको समझ करके रखना है कि समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, और थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है तो लंब होता है। यह बात आपको याद रखना है। लंब और आधार जो है आपस में परिवर्तित हो भी सकता है, लेकिन कर्ण हमेशा जैसा का तैसा वैसे ही नियत रहेगा। कर्ण को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यह भी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट स्लाइड में जो है हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा कि थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, और समकोण त्रिभुज में लंब और आधार जो है परिवर्तित हो सकता है, लेकिन कर्ण जैसा का तैसा वैसे ही नियत रहता है। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आपको क्या याद रखना है? कॉन्सेप्ट नंबर 2 को समझने का प्रयास कीजिए कि दूसरा कॉन्सेप्ट में आपको क्या ध्यान रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज या त्रिकोणमिति की अगर बात करें तो त्रिकोणमिति के दुनिया में, ट्रिग्नोमेट्रिक के दुनिया में त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वह 6 होता है। त्रिकोणमितीय फलन जो होता है यह भी आपको याद रखना है कि त्रिकोणमितीय फलनों की संख्या की अगर बात करें, फलनों की संख्या, तो त्रिकोणमितीय फलनों की जो संख्या होता है आपको याद रखना है 6 होता है। त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं तो आपको याद रखना है 6 होता है। अब कौन कौन सा त्रिकोणमितीय फलन होता है उसके बारे में याद रखना है। सबसे पहला फलन आपको याद रखना है साइन थीटा, दूसरा आपको याद रखना है कॉस थीटा, तीसरा आपको याद रखना है टेन थीटा, और चौथा आपको याद रखना है कॉट थीटा, पांचवा याद रखना है सेक थीटा, और छठा नंबर में याद रखना है कोसेक थीटा।
पहला याद रखना है आपको साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा और कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो यह छठो जो है यह त्रिकोणमितीय फलन है। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप क्लास 11th में जाइएगा तो वहां पर त्रिकोणमिति आपको क्लास 10th में इसका जो नाम मिलेगा देखने को, तो त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी पूरे अध्याय में आपको सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ना है। लेकिन अब जब ये क्लास 11th में जाइएगा तो वहां पर आपको मिलेगा त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नामक चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। और आप आगे आगे बढ़िएगा यानी क्लास 12th में जाइएगा तो वहां पर आपको मिलेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी डायरेक्ट इसका उल्टा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए यह चैप्टर जो है काफी ज्यादा जरूरी है, इसीलिए आप यहीं से इतना इसको जो है स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ताकि आगे जाकर के आपको किसी भी प्रकार का समस्या न हो। तो आपको याद रखना है कि त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब आपको एक और बात याद रखना है, इसमें कोई कोई ऐसा पार्ट है जो एक दूसरे का उल्टा होता है। तो आपको यह जो है बॉक्स में हम कुछ बात को लिख रहे हैं, उस बात को जो है आपको अपने दिल और दिमाग में भेजा में ट्रांसफर करके रखना है, तभी जाकर के आगे जो है आप मैथमेटिक्स का खोपड़ी में छेद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है साइन थीटा जो होता है यहाँ पर साइन थीटा, और साइन थीटा का व्युत्क्रम जो होता है यानी डायरेक्ट उल्टा आपको याद रखना है कोसेक थीटा। आपको याद रखना है साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा का उल्टा पूछा जाए यानी कोसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, तो कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा। दूसरा बात आपको याद रखना है कि कोस थीटा जो होता है, तो कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है यहाँ पर सेक थीटा, और सेक थीटा का जो व्युत्क्रम होता है यानी उल्टा जो होता है यहाँ पर कोस थीटा। तो साइन का कोसेक और कोसेक का साइन, कोस का सेक और सेक का कोस। और तीसरा याद रखना है टेन थीटा। तो टेन थीटा का जो यहाँ पर व्युत्क्रम होता है यानी उल्टा, यहाँ पर होता है कोट थीटा, और कोट थीटा का जो उल्टा होता है यहाँ पर टेन थीटा। यह भी बात आपको याद रखना है कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा, टेन का उल्टा कोट और कोट का उल्टा टेन। यह बात आपको जो है अपने भेजा में ट्रांसफर करके रखना है। अब आपको आगे क्या समझना है, अब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और छह फलन का जो है त्रिकोणमितीय फलन जो है यह 6 प्रकार का, पहला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसका त्रिकोणमिति में क्या यूज है, इसके माध्यम से हम कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, इसके लिए आपके सामने हम एक शानदार नेक्स्ट स्लाइड में जो है, तो चलिए अब त्रिकोणमितीय फलन जो होता है 6 साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा, इन छह का 6 फलन का हम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे इसके बारे में अगर बात करते हैं। तो सबसे पहला फलन जो होता है आपको याद रखना है साइन थीटा होता है। दूसरा फलन आपको याद रखना है कोस थीटा होता है। तीसरा फलन आपको याद रखना है टेन थीटा होता है। और चौथा फलन आपको याद रखना है कोट थीटा। पांचवा याद रखना है यहाँ पर कोसेक थीटा। छठा फलन आपको याद रखना है यहाँ पर साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, कोसेक हो गया, लेकिन यहाँ पर सेक नहीं है, तो छठा आपको याद रखना है सेक थीटा। अब हम आपके सामने में एक ऐसा शानदार ट्रिक प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप इस छह का जो फंक्शन, छह का छह फंक्शन है, इस फंक्शन का फॉर्मूला आप आसानी से निकाल सकते हैं। इंग्लिश में भी निकाल सकते हैं और हिंदी में भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी के लिए आपको जो है याद रखना है एक शानदार ट्रिक याद रखना है आपको हिंदी के लिए। हिंदी के लिए आपको याद रखना है लाल बट्टे कक्का। हिंदी के लिए आपको याद रखना है लाल बट्टे कक्का। और अंग्रेजी की अगर बात करें यानी इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश के लिए आपको जो है याद रखना है यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपको इंग्लिश के लिए याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
हिंदी के लिए याद रखना है आपको लाल बट्टे कक्का, और इंग्लिश के लिए याद रखना है आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यह आपके सामने एक शानदार ट्रिक जो है हम प्रस्तुत किए हैं। जैसे आपको जो है भली भांति आप इसको हम मिटा करके बताते हैं। सबसे पहला त्रिकोणमितीय फलन यानी फंक्शन बताए हम आपको साइन थीटा। अगर साइन थीटा के अगर बारे में बात करें, साइन थीटा का फॉर्मूला के बारे में बात करें, तो आपको लाल बट्टे का एल से याद रखना है लंब को, ए से याद रखना है आधार को, और यहां पर के से याद रखना है कर्ण को। यानी कि लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार, इसके बारे में आपको याद रखना है। पी से याद रखना है आपको परपेंडिकुलर, बी से बेस, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनियस, एच से हाइपोटेनियस, और बी से बेस। यह जो है आपको अंग्रेजी में याद रखना है। जैसे साइन थीटा है यहाँ पर, तो पहला वाला उठा लीजिए, ऊपर का एल नीचे का के। एल का मतलब लंब, नीचे में के का मतलब के कर्ण। यानी कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला निकल जाएगा यहाँ पर लंब और बट्टे में यहाँ पर कर्ण। यानी साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटा में कर्ण। दूसरा, अगर पहला फॉर्मूला निकल गया तो दूसरा आपको अपने आप निकल जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक। तो आपको याद रखना है साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो इसी को पलट दीजिए, कर्ण को ऊपर ले जाइए और लंब को जो है नीचे लाइए, यानी कर्ण बटा लंब हो जाएगा कोसेक थीटा। अगर साइन थीटा को अगर हम अंग्रेजी में बात करेंगे तो अंग्रेजी का पहला स्टेप उठा लीजिए, ऊपर का पी उठा लीजिए, नीचे का एच उठा लीजिए, यानी ऊपर में पी हो जाएगा, नीचे में एच हो जाएगा। इसी को पलट दीजिए तो कोसेक थीटा, ऊपर में एच और नीचे में यहाँ पर पी। दूसरा आपको याद रखना है कोस थीटा। कोस थीटा में क्या करना है, स्टेप 2 पर बढ़ जाना है। यहाँ पर दूसरा का स्टेप लेना है, ऊपर में ए नीचे में के। ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण। तो कोस थीटा बराबर निकल जाएगा यहाँ पर आधार ऊपर में और कर्ण हो जाएगा यहाँ पर नीचे में, यानी आधार बटा कर्ण। इसी को अंग्रेजी में बात करेंगे तो आधार को कहते हैं बेस। दूसर का वाला उठा लीजिए, ऊपर का बी नीचे का के, यानी बी बटा हो जाएगा यहाँ पर एच, यानी बी बाई एच। आपको अभी हम बताए कि कोस का उल्टा होता है डायरेक्ट सेक, तो कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो इसी को आप पलट दीजिए तो कर्ण जाएगा ऊपर, आधार आएगा नीचे। तो कर्ण को हम ले जाएंगे ऊपर और आधार आएगा नीचे। अंग्रेजी में भी डायरेक्ट उसको हम पलट देंगे, एच को ऊपर और बी को नीचे। तीसरा मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने बताया कि साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोसेक का उल्टा होता है साइन। उसके बाद कोस का उल्टा होता है सेक और सेक का उल्टा होता है कॉस। इसके बारे में मैंने आपको बता चुके हैं इससे पहले वाले स्लाइड में। अब बात करते हैं, अगर तीसरका की बात करें यानी टेन थीटा, तो टेन थीटा के लिए आप अगला स्टेप बढ़ जाइए। अगला स्टेप क्या बढ़ेंगे, ऊपर में एल और नीचे में ए। ऊपर में एल का मतलब होता है लंब और ए का मतलब आधार, यानी टेन थीटा बराबर आपको याद रखना है ऊपर में लंब और नीचे में आपको याद रखना है आधार, यानी लंब बटा आधार। इसी को अगर अंग्रेजी में अगर बात करेंगे तो ऊपर में है यहाँ पर P और नीचे में है यहाँ पर B, यानी यहाँ पर हो जाएगा ऊपर में P और नीचे में यहाँ पर B, यानी P बटे में B। तो इस प्रकार से जो है आप 6 त्रिकोणमितीय फॉर्मूला यानी त्रिकोणमितीय फलन का जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, इसको आप काफी आसानी से याद रख सकते हैं, जो आपके लिए अभी तो जरूरी है ये है और आगे भी आपको जो है काफी इंपोर्टेंट साबित होने वाला है। अब नेक्स्ट स्लाइड में जो है हम आगे का कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, तो बने रहिए वीडियो के आगे इसी प्रकार से। तो चलिए, अब जो अभी तक मैंने जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बताया है उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवीजन कर लेते हैं और जितना भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया संपूर्ण फॉर्मूला के बारे में एक बार फिर से बात कर लेते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर और प्लस में होता है बी स्क्वायर। यहाँ पर मैंने बताया कि इधर स्क्वायर हटेगा उधर रूट चढ़ेगा, यानी एच बराबर हो जाएगा रूट के अंदर में पी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर। उसके बाद अगर मैंने आपको बताया कि अगर हमको पी स्क्वायर बराबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो पी स्क्वायर बराबर निकल जाएगा यहाँ पर एच स्क्वायर में से घटा देंगे, प्लस में बराबर के उस साइड में प्लस में होगा तो इस साइड आकर के हो जाएगा माइनस में, यानी माइनस में हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर। अगर हमको ओनली वन पी बराबर निकालना होगा तो इधर स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, तो इधर रूट चढ़ेगा तो एच स्क्वायर प्लस में हो जाएगा माइनस में यहाँ पर बी स्क्वायर। आगे अगर आपको बी स्क्वायर बराबर निकालना हो तो कैसे निकालिएगा, तो एच स्क्वायर में से घटा देंगे हम पी स्क्वायर को। अगर बी बराबर निकालना हो इधर स्क्वायर हटेगा उधर रूट चढ़ेगा, यानी रूट के अंदर में एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर।
तो पहला फॉर्मूला यह बताए थे हम आपको। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि साइन त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वो 6 होता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो पहला फॉर्मूला मैंने बताया साइन थीटा, और आपको याद रखने के लिए कहा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हम बोले थे कि साइन थीटा पहला उठा लीजिए यहाँ पर ऊपर का पी और नीचल का एच, यानी पी बटा एच, जिसको कहेंगे लंब बटा कर्व। साइन का उल्टा होता है डायरेक्ट कोसेक, कोसेक थीटा, इसी को पलट दीजिए, ऊपर में एच नीचे में हो जाएगा पी। तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कोस थीटा, तो कोस थीटा ऊपर का उठा लीजिए बी और नीचे का यहाँ पर एच, यानी बी बटा में एच। कोस का उल्टा होता है यहाँ पर सेक थीटा, इसी को पलट दीजिए, ऊपर में एच और नीचे में हो जाएगा यहाँ पर बी। आगे आपको याद रखना है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर मैंने आपको बताया अभी जस्ट, आगे का स्टेप उठा लीजिए, ऊपर में पी नीचे में बी, यानी पी बटे बी। टेन का उल्टा होता है यहाँ पर कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर इसी को पलट दीजिए, ऊपर में बी और नीचे में हो जाएगा पी, यानी साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कोस थीटा बराबर आपको याद रखना है एच बटे पी, कोस थीटा बराबर याद रखना है बी बटे एच, और यहाँ पर सेक थीटा बराबर याद रखना है एच बटे बी, और यहाँ पर टेन थीटा बराबर पी बटे बी, कोट थीटा बराबर बी बटे पी। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो आज के इस वीडियो में जो है हम यहीं तक रहने देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और साथ में जो है लाइक का बटन भी दबा दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का वीडियो अगर इस चैनल के माध्यम से बनाया जाए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद।